कहानी की शुरुआत होती है और हमें ईचा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बताती है कि हर रात उसे एक सपना आता है जिसमें वह खुद को किसी अनजानी जगह पर पाती है। आगे चलते हुए वह एक शानदार महल जैसे घर के पास पहुंचती है जहां उसे एक बहुत ही हैंडसम और रहस्यमयी आदमी मिलता है। वह शख्स हर रात उसके सपनों में आता और दोनों सपने में एक दूसरे के काफी करीब चले जाते। ईचा को यह सब बिल्कुल असली लगता था, जैसे यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वह आदमी ईचा के करीब आने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि असल दुनिया में ईचा के कपड़ों के बटन खुद ब खुद खुलने लगते हैं, यानी कोई शैतानी ताकत हकीकत में उस पर हावी हो रही थी। और हम देखते हैं कि असल दुनिया में एक डरावना साया ईचा के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसे तो यही लग रहा था कि यह सब बस एक सपना है। अचानक उसके घर की घंटी बजती है जिससे ईचा की नींद टूट जाती है और वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं हम उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखते हैं जो उसे उसी रोमांटिक सपने की वजह से आई थी। नीचे आकर ईचा दरवाजा खोलती है जहां हम उसके पति एरियल को देखते हैं जो पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड है। आज भी वह ओवरटाइम करके देर रात घर लौटा है, लेकिन इस लेट नाइट शिफ्ट्स की वजह से उन दोनों के रिश्ते काफी बिगड़ रहे हैं। ईचा जो अब काफी बदली हुई लग रही थी, वह अपने पति से कहती है कि वह जैकेट को सही ढंग से टांगे। एरियल ऐसा ही करता है, लेकिन वह रहस्यमयी डेमन उस जैकेट को गिरा देता है, जैसे वह इन दोनों के बीच की दूरियों को और बढ़ाना चाहता हो। इसके बाद हमेशा की तरह दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और एरियल नाराज होकर बिना खाना खाए सोने चला जाता है। अगली सुबह जब एरियल नाश्ते के लिए नीचे आता है तो ईचा फोन चलाते हुए वहां से उठकर चली जाती है। उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। इसके बाद ईचा अपने काम पर आ जाती है, लेकिन उसका मूड काफी खराब था। तभी वहां उसकी दोस्त लिंडा आती है जो ईचा का चेहरा देखकर समझ जाती है कि ईचा का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था। उधर एरियल भी कल रात के झगड़े को लेकर काफी दुखी था। दोनों ही अपने अपने दुख में खोए हुए थे। काम खत्म करने के बाद जब ईचा और लिंडा लंच करने बैठते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी से पहले ईचा और एरियल की जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन अब ईचा को लगता है जैसे वह सारी मिठास कहीं खो गई है। न कोई रोमांटिक बातें, न कोई खास तोहफे। उनकी जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है। लिंडा उसे समझाती है कि शादी के बाद जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, नई जिम्मेदारियां आती हैं और रिश्तों को संभालने का तरीका भी बदलना पड़ता है। वह ईचा को यह भी बताती है कि उसने खुद भी पहले जैसी कोशिशें छोड़ दी हैं और वह एरियल से वैसे बातें करती है जैसे वह उसका कोई दुश्मन हो। लिंडा की बातें ईचा के दिल को छू जाती हैं। ईचा महसूस करती है कि उनकी शादी में प्यार और नजदीकियां धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं। उसे यह भी याद नहीं था कि उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे के साथ सुकून भरा समय कब बिताया था। लिंडा उसे समझाती है कि वह आज रात थोड़ी सी कोशिश करे, अच्छे से तैयार हो और पति को वह प्यार और अपनापन महसूस कराए जो वह पहले करता था। ईचा भी यह बात मान लेती है। उधर एरियल के ऑफिस में उसका सीनियर उसे समझाता है कि ओवरटाइम और जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन पत्नी को समय देना भी जरूरी है। एरियल उसकी बात समझता है क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहा है वह ईचा के अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहा था। हालांकि उस दिन भी वह थोड़ी देर से घर आता है, लेकिन इस बार माहौल अलग होता है। ईचा उसका बड़े प्यार से स्वागत करती है, खुद उसकी जैकेट उतारती है और उसके लिए पहले से चाय बनाकर रखती है। एरियल इस बदले अंदाज से बेहद खुश होता है। उसे पहली बार ऐसा लगता है कि उसकी कोशिशों की कदर की जा रही है। धीरे धीरे उनके बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं घर की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगती हैं और हम देखते हैं कि वही डेमन जो पहले ईचा के सपनों में आता था अब उनके बीच मौजूद है। वहीं रात में जब ईचा सोती है तो खुद को दोबारा उसी अजीब सी बिल्डिंग में पाती है जहां वही हैंडसम आदमी यानी वो डेमन उसके पास आता है और उसकी बॉडी पर फूल रखकर कहता है अब तुम इस जगह से कभी भी नहीं जा सकती। डर के मारे ईचा बहुत घबरा जाती है और वहां से भागती है, लेकिन इस बार वह दरवाजा नहीं खुलता। वह डेमन उसके पास बढ़ता है कि तभी ईचा की नींद खुल जाती है। मगर चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वह फूल जो डेमन ने उसे सपने में दिया था असल में ईचा के बेड के पास पड़ा हुआ था। अब यह देखकर ईचा पूरी तरह डर जाती है। अगली सुबह ईचा बेडरूम से नीचे आती है तो देखती है कि एरियल ने उसके लिए खाना बनाया है। यह देखकर ईचा को काफी अच्छा लगता है। दोनों साथ बैठते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए खुलकर बातें करने लगते हैं। उसी पल एरियल ईचा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह अब हर चीज को सुधारने की कोशिश करेगा और फिर दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। ईचा भी उसकी बातों को समझती है और वादा करती है कि दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। वहीं आज ईचा को घर लौटने में थोड़ा समय लगने वाला था क्योंकि काम खत्म करने के बाद उसे अपनी छोटी बहन एमा से मिलने जाना था। उधर एरियल आज खुद उसे काम पर छोड़ने आता है जिसे देखकर लिंडा काफी खुश होती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी उसे एक बॉक्स पर वही फूल नजर आता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। ईचा उस फूल को देखकर काफी घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक कोई और आकर वह फूल उठा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो ईचा के सपनों में आया
जाया करता था। धीरे धीरे वह आदमी ईचा की ओर बढ़ने लगता है और ईचा जब उसकी परछाई पास के शीशे में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीशे में इंसान नहीं बल्कि एक भयानक डेमन की छवि दिख रही थी। घबराकर ईचा को उल्टी जैसा महसूस होता है और वह तेजी से बाथरूम की ओर भागती है। अंदर आकर उसे उल्टी होने लगती है और वहीं पीछे हम उस डेमन को देखते हैं जो ईचा के पीछे ही खड़ा था। ईचा की आवाज सुनकर लिंडा भी वहां पहुंच जाती है और ईचा से उसकी हालत के बारे में पूछती है, लेकिन ईचा कुछ कहे बिना चुपचाप वहां से निकल जाती है। ईचा के जाने के बाद लिंडा जब वॉश बेसिन की ओर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खून की उल्टी के साथ कीड़े भी मौजूद थे। उसी रात ईचा अपनी बहन एमा से एक कैफे में मिलती है। बातचीत के दौरान एमा बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डस्टा से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वह अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे एमा के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस पर ईचा वही सलाह एमा को देती है जो कभी लिंडा ने उसे दी थी। वह कहती है कि डस्टा ने 2 साल तक एमा का साथ निभाया था और अब तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। असल में दोनों बहनें अपने अपने रिश्तों में अकेलापन महसूस कर रही थीं। जब एमा अपनी बहन से बातें कर रही थी तो उसने बताया कि वह हाल ही में अपने माता पिता से मिलने गई थी। बातचीत के दौरान उनके माता पिता ने उसे यह कहा कि वे अब अपने नाती या पोती को गोद में खिलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एमा ने ऐसा कहा, ईचा का चेहरा हल्का उदास हो गया क्योंकि वह खुद भी काफी समय से मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। वहीं ईचा अपनी दवाइयों के लिए एरियल के पास मैसेज करती है। जहां एरियल अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसे ईचा की एक झलक दिखती है, लेकिन एरियल उसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ जाता है। वहीं अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आती है जिसका पीछा करते हुए एरियल आगे बढ़ता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही वह आकृति गायब हो जाती है। लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज ईचा की लग रही थी। आवाज का पीछा करते हुए एरियल बिल्डिंग के एक खाली कोने तक पहुंचता है जहां उसे ईचा एकदम अजीब हालत में खड़ी मिलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लेबर पेन में हो। यहाँ वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह कोई सामान्य बच्चा नहीं बल्कि एक डेमन था। एरियल डर के मारे वहीं जम जाता है और ईचा बस एक अजीब मुस्कान के साथ उसे घूरने लगती है। वहीं वह बच्चा घिसटते हुए एरियल की ओर बढ़ने लगता है। वह एरियल तक पहुंच पाता कि तभी एरियल का सीनियर वहां आ जाता है। उसके आते ही सब कुछ अचानक नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस घटना से घबराया हुआ एरियल घर लौटता है और उस रात वह ईचा से ठीक से बात भी नहीं करता। वह ईचा को दवाइयां देता है और कहता है कि मैंने कल मोसरी को बुलाया है ताकि वह तुम्हारे शरीर की मालिश कर सके। इतना बोलकर वह चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह मोसरी जब ईचा की मसाज कर रही थी तो वह ईचा को आराम करने की सलाह देती है। वहीं पेट की मसाज करते समय मोसरी हैरान करने वाली बात बोलती है कि तुम 3 महीने की गर्भवती हो। अब यह बात सुनकर ईचा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, लेकिन दूसरी ओर एरियल का चेहरा सन्न रह जाता है क्योंकि वह और ईचा 2 दिन पहले ही इंटीमेट हुए थे। उससे पहले करीब 6 महीने से दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तो आखिर ईचा 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हुई? हालांकि एरियल यह बात जाहिर नहीं करता। वह बस ईचा को ऑफिस छोड़ने के बाद घर लौट आता है। वही ईचा जब ऑफिस में सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो सभी बहुत खुश होते हैं और उसे बधाइयां भी देते हैं। लेकिन लिंडा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे ईचा की वोमिटिंग और उन कीड़ों की याद आ जाती है। यह सब कुछ उसे अंदर से बेचैन करने लगा था। जब वह ईचा से बात करने की कोशिश करती है तो ईचा को यह महसूस होता है कि शायद लिंडा उसके प्रेग्नेंट होने से खुश नहीं है, जिसे गलत फहमी में पड़कर वह लिंडा से दूरी बना लेती है और उनकी बातें अधूरी रह जाती हैं। लिंडा के मन में लगातार बेचैनी हो रही थी। उसे ईचा की उल्टियों में खून और कीड़ों का दिखना किसी भी हालत में सामान्य नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखी शक्ति इस पूरे मामले में शामिल है। वहीं रात में एरियल अपने सीनियर से बात करता है। वह ईचा को लेकर अपने शक के बारे में बताता है। यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ईचा ने उसे धोखा दिया है। उसका सीनियर उसे सलाह देता है कि वह अगले दिन ईचा के साथ पूरा समय बिताए और चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करे। इसके लिए वह खुद एरियल का काम संभालने को तैयार था। एरियल इस बात पर सहमत तो हो जाता है, लेकिन जब वह पार्किंग में अपनी कार की ओर जा रहा था तो उसे एक कार से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में जब वह कार के अंदर झांकता है तो उसे वहाँ एक डरावना बच्चा दिखाई देता है। एरियल बहुत घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कैमरे में हम देखते हैं कि वह डेमन जिसने ईचा को अपने चंगुल में फंसाया है, वह उस डेमन चाइल्ड को रखकर मुस्कुरा रहा था। अब इस सीन को देखकर यह साफ हो जाता है कि ईचा के गर्भ में पल रहा बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। डरा हुआ एरियल घर पहुंचता है और अपने शक के चलते ईचा का फोन चेक करता है। वहां उसे एक नाम दिखता है, डेनी, ईचा का पुराना क्लासमेट जिससे उसकी हाल ही में बातचीत हुई थी। और जब एरियल को पता चलता है कि डेनी भी अपनी पत्नी के साथ परेशान चल रहा है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि ईचा का बच्चा
बच्चा शायद डेनी का हो सकता है। जब वह ईचा से इस बारे में सवाल करता है तो ईचा गुस्से से भर जाती है। वह एरियल को कहती है कि अगले दिन वे डॉक्टर के पास जाकर डीएनए टेस्ट करवा लेंगे ताकि सच सामने आ सके। लेकिन अंदर ही अंदर ईचा भी परेशान थी, क्योंकि उसे खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि पिछले 6 महीनों में उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जब अल्ट्रासाउंड और चेकअप होता है तो रिपोर्ट चौंकाने वाली होती है। ईचा के पेट में कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं। इस स्थिति में लड़की का शरीर गर्भवती जैसा व्यवहार करता है। उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं, पेट फूलने लगता है, लेकिन असल में उनके गर्भ में कुछ भी नहीं होता। ऐसी कंडीशन तब होती है जब किसी महिला की मां बनने की चाह बहुत ज्यादा गहरी हो। ईचा इस सच को सुनकर टूट जाती है और एरियल भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी उलझन में वह लिंडा से बात करती है और लिंडा उसे उस्ताद जनी के पास ले जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब तक लिंडा को पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि इसमें किसी काली शक्ति का हाथ है। दोनों उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं। जब उस्ताद ईचा को देखते हैं तो उन्हें उसके पीछे वो डेमन भी खड़ा दिखाई देता है। उस्ताद तुरंत समझ जाते हैं कि ईचा की जान खतरे में है, लेकिन इसके बाद भी वे ईचा के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। बातचीत के दौरान जनी धीरे धीरे ईचा को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वह असल में प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसानों के रिश्तों में दरार डालने के लिए उनके सपनों में प्रवेश करती हैं और महिलाओं के साथ संबंध बनाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पति पत्नी के बीच लगातार गलतफहमियां और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ईचा अब भी पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। इस बात को सुनकर ईचा को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से अपने घर वापस आ जाती है। उसके साथ लिंडा भी उसके घर रुकती है ताकि उसे संभाल सके। लिंडा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईचा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लिंडा उसे शांत रहने और आराम करने को बोलती है। इसके बाद लिंडा वापस अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके घर से कुछ दूर पहले सड़क के किनारे उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। लिंडा इंसानियत के नाते उसे उठाकर सड़क से हटाकर किनारे पर रख देती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी स्कूटी की ओर बढ़ती है उसे लगता है कि वह किटन उसके पीछे आ रही है। जब वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। शक के चलते वह दोबारा उस जगह लौटती है जहाँ उसने किटन को रखा था। वहीं उसे एक साया नजर आता है। लिंडा उस साये की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही डेमन था। इससे पहले कि लिंडा कुछ कर पाती, डेमन उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ईचा एक भयानक सपने से जागती है। उसने अपने सपने में लिंडा की मौत का पूरा दृश्य देखा था। वह घबराकर उसी जगह दौड़ती है जहाँ पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं जमीन पर लिंडा की लाश खून से सनी पड़ी थी। ये देखकर ईचा बुरी तरह टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में एरियल भी ईचा को इस हाल में देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईचा के पेट पर जाती है वह चौंक जाता है। अब उसका पेट इतना उभर गया था मानो वह 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट हो। अब ईचा को भी जनी की बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। वह एरियल को अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। एरियल भी इस बार उसकी भावनाओं को समझता है और उसका साथ देने का फैसला करता है। ईचा खुद को लिंडा की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। उसे लगने लगा था कि लिंडा इसलिए मारी गई क्योंकि वह उसे बचाने के लिए जनी के पास लेकर गई थी। अब वह किसी भी कीमत पर इस बुरी ताकत से छुटकारा पाना चाहती थी। वह एरियल और अपनी छोटी बहन एमा के साथ दोबारा उस्ताद जनी के पास जाती है। जनी इस बार एक गहरा स्पिरिचुअल सेशन शुरू करते हैं। वे ईचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं ताकि ईचा के अंदर मौजूद उस डेमन को बाहर निकाला जा सके। वहीं मंत्रों के बीच ईचा का शरीर कांपने लगता है, उसका चेहरा बदलने लगता है। ईचा के शरीर से वही डेमन बोलने लगता है जो खुद को ईचा का पति मानता है। वह कहता है कि किसी को भी उसे छूने का हक नहीं, लेकिन जनी बिना डरे मंत्र जारी रखते हैं। इस चैंटिंग के दौरान ईचा के पेट में भी तेज दर्द उठने लगता है, मानो अंदर पल रहा वह डेमनिक बच्चा भी इस प्रक्रिया से परेशान हो रहा हो। आखिरकार जैसे ही चैंटिंग पूरी होती है ईचा का शरीर शांत हो जाता है और वह वापस नॉर्मल हो जाती है। जनी बताते हैं कि उसका सामना दासिम नाम के एक शक्तिशाली डेमन से हुआ था। यह एक ऐसा डेमन है जो कपल्स के रिश्तों में दरार डालने के लिए जाना जाता है। वह अक्सर सपनों में आकर महिलाओं के साथ रिश्ता बनाता है और उन्हें भ्रमित करता है। उसने ईचा को भी अपने जाल में फंसा लिया था और इसलिए ईचा को ऐसा लगने लगा था कि वह प्रेग्नेंट है। अब जनी ईचा को सलाह देते हैं कि वह नियमित रूप से खुद को शांत रखे और खुद को नेगेटिव विचारों से दूर रखे। उस्ताद जनी ईचा को कागज पर एक आयत लिख कर देते हैं जो उसे हर रोज पढ़नी होगी ताकि वह डेमन उसके पास न आ सके। घर लौटकर ईचा और एरियल आपस में बैठकर बात करते हैं। दोनों स्वीकार करते हैं कि उनके बीच पैदा हुई दूरियों के लिए वे दोनों ही जिम्मेदार थे। वे एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहता है। ईचा का मन पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो गया था। न कोई डरावना
डरावना सपना, न कोई अजीब एहसास। एरियल भी उसका पूरा ख्याल रख रहा था। एक दिन जब दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं तो एरियल उसे बताता है कि उसकी कंपनी उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहती है। उसका प्रमोशन तय है, लेकिन काम दूसरे शहर में होगा। शुरू में एरियल इस बारे में बताने से डरता है, क्योंकि वह खुद ईचा की हालत को लेकर काफी परेशान था। लेकिन ईचा उसे भरोसा दिलाती है कि अब सब कुछ ठीक है और तुम अपने काम पर ध्यान दो। अगले दिन एरियल शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसके जाते ही ईचा को घर थोड़ा सूना लगने लगता है। वह एमा को कॉल करती है ताकि वह कुछ समय के लिए उसके पास आ जाए, लेकिन एमा अपनी शिफ्ट की वजह से वहां नहीं आ पाती। ईचा अकेलेपन को दूर करने के लिए उस्ताद जनी की दी हुई आयत पढ़ने लगती है और टीवी ऑन करके सोफे पर लेट जाती है। वहीं उसे थोड़ा भारीपन महसूस होता है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सुबह होते ही अपने ऑफिस जाती है। लेकिन वहाँ का माहौल भी काफी अजीब था। लोग उसे घूरते हुए अजीब बातें कर रहे थे, जैसे वे सभी किसी के काबू में हो। ईचा बुरी तरह घबरा जाती है और काम छोड़कर घर की तरफ भागती है। रात को एमा उसके पास आ जाती है, जहाँ ईचा बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह फिर से उस डेमन के चंगुल में फंस गई है, लेकिन एमा उसे शांत करती है और कहती है कि जैसे ही एरियल घर वापस आएगा वे जनी के पास दोबारा जाएंगे। तभी एरियल का कॉल भी आ जाता है। वह रास्ते में ही था और कुछ ही घंटों में घर पहुंचने वाला था। फोन पर वह एमा से कहता है कि वह किसी भी हाल में ईचा को रात में सोने न दे। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो लिंडा की जान चली गई थी। अब अगर ईचा सो गई तो एमा खुद खतरे में पड़ सकती थी। एमा भी यह बात समझती है और रात भर ईचा से बात करती रहती है। बातों बातों में वह भी बताती है कि उसने डस्टा को एक और मौका दिया है, क्योंकि उसे भी एहसास हो रहा था कि शायद डस्टा जैसा जीवन साथी उसे दोबारा न मिले। लेकिन इसी बीच ईचा अनजाने में झपकी ले लेती है। जैसे ही एमा उसे उठाने की कोशिश करती है, एक अदृश्य और बेहद ताकतवर शक्ति उसे बेड से नीचे पटक देती है। फिर वह शक्ति उसे जमीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर ले जाती है। कमरे में अब फिर वही डेमन था। वह अब फिर ईचा के पास लेट जाता है और ईचा को घूरने लगता है। वहीं रात के अंतिम पहर में जब ईचा की आंख खुलती है, उसे फिर वही एहसास होता है। उसका शरीर भारी लग रहा था और पेट पहले से ज्यादा उभरा हुआ था, जैसे वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई हो। जब ईचा को दोबारा प्रेग्नेंट होने का एहसास होता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। गुस्से और घबराहट में वह खुद ही अपने पेट पर मुक्के मारने लगती है, जिससे उसे तेज ब्लीडिंग होने लगती है। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि पास में एमा बेहोश पड़ी है। हालांकि उस वक्त वह एमा की हालत पर ध्यान नहीं दे पाती। उसका पूरा ध्यान अब सिर्फ उस बच्चे को खत्म करने पर होता है जो उसकी कोख में पल रहा था। वह किचन में जाकर एक हैंगर उठाती है और उसे मोड़कर एक नुकीले औजार जैसा बना लेती है। इसके बाद वह खुद पर हमला करने लगती है ताकि वह उस डेमनिक बच्चे को खत्म कर सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। उसी समय एरियल घर पर आ जाता है और ईचा की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत एमा को उठाने की कोशिश करता है और तीनों मिलकर सीधे उस्ताद जनी के पास पहुंचते हैं। उस्ताद जनी तुरंत ईचा को एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। फिर वे अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर ईचा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। इस दौरान ईचा पूरी तरह पजेस्ड थी। उसकी आत्मा अब उस सपने जैसी दुनिया में कैद हो चुकी थी। वहाँ वह बार बार उस डेमन से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह डेमन उसका पीछा करते हुए उसके हाथ पर हमला कर देता है। उसकी आत्मा की यह लड़ाई असल दुनिया में भी असर दिखा रही थी। ईचा की बॉडी पर असली जख्म बनते जा रहे थे। ईचा अब बुरी तरह पजेस्ड महिला की तरह चिल्ला रही थी। उसका चेहरा बदल गया था, उसकी आवाज बदल चुकी थी। पर उस्ताद जनी और उनके साथी अपनी चैटिंग जारी रखते हैं। तभी अचानक वह बेड जिस पर ईचा थी हवा में उड़ने लगता है। वह डेमन चीख रहा था और सबको डराने के लिए वह इंसानी दुनिया में आ जाता है, लेकिन जनी और उनकी टीम उससे नहीं डरते। इस बीच एरियल आगे आता है। ईचा के पास बैठकर उसके कानों में धीरे से कहता है, ईचा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ, हम फिर से साथ में जिंदगी शुरू करेंगे। ईचा इन आवाजों को सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभालती है और अपनी शादी के पलों को याद करती है, वो सारे पल जो उसने एरियल के साथ बिताए थे। फिर वह धीरे धीरे कुरान की वही आयत दोहराने लगती है जो उस्ताद जनी ने उसे दी थी। उसके कुरान पढ़ने से वह डेमन कमजोर होने लगता है और उस डेमन की दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है, जिससे ईचा खुद को बचाते हुए उस कैद से बाहर निकल जाती है। उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में आ जाती है। असल दुनिया में सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। ईचा अपनी आंखें खोलती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब ईचा और एरियल अब एक सुखी जीवन जी रहे हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे और उन्होंने शहर से थोड़ा अलग एक शांत जगह पर नया घर
ले लिया था। एक दिन जब वे सभी लॉन में बैठे हुए थे, ईचा एमा से आर्का के बारे में पूछती है जो उसका बड़ा बेटा था। यहाँ वह खेलते खेलते घर के मेन डोर के पास आ गया था। गेट के पास उसे वही हैंडसम आदमी नजर आता है जो ईचा को उसके सपनों में आया करता था। एमा भागती हुई वहाँ पहुँचती है और आर्का को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अब इससे हमें यही लगता है कि क्या वह बच्चा एरियल का है या उसी डेमन का। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।